नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों को आज महाराणा प्रताप के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 9 मई 1540 को इन अपने राजस्थान की धरा के इस महान सपूत का जन्म हुआ, मेवाड़ की धरा पर। और आप सब लोग इनके बारे में विस्तार से किसी न किसी रूप में जानते ही होंगे। विद्यार्थियों, बड़े ही महान व यशस्वी पुरुष जिनका लोहा आज तक सब लोग मानते हैं। और उस समय तात्कालीन जो दिल्ली दरबार था, यानी कि मुगल अकबर भी कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। इससे संबंधित कई कहानियां और किंवदंतियां भी प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे। यानी महाराणा प्रताप यानी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी इन्होंने मातृभूमि की क्या की, रक्षा की। और ये आज के समय में भी प्रासंगिक है कि आज के समय में हम अपने देश के प्रति क्या योगदान दे सकते हैं। यानी जब देश की बात आती है तो उस समय हमारे जो निजी सुख होते हैं, यानी हमारे जो अपने सुख होते हैं, वो सारे कुर्बान कर दिए जाते हैं, है ना। वही उदाहरण देश के प्रति ईमानदारी का, देश के प्रति वफादारी का, अपनी मातृभूमि के लिए, है ना, हर हाल में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का जो जज्बा हमें आज ही मिलता है, तो वो मिलता है इन जैसे महान सपूतों से, महाराणा प्रताप। और सब लोग जानते होंगे आप महाराणा प्रताप को एकलिंग दीवान, मतलब वो एकलिंग दीवान ना, उनका मेवाड़ का वास्तविक शासक है, एकलिंग जी को माना जाता था। और वो उनके क्या होते थे, दीवान होते थे। मेवाड़ राजवंश हम शुरू करेंगे तब आपको बड़े ही विस्तार से मैं हर एक बात पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक एक चीज महाराणा प्रताप क्या थे, कैसा था, वो भी सब मैं आप लोगों को वहाँ सारी उनकी कहानियां जुड़ी हुई बताने वाला हूँ ना। महाराणा प्रताप ने जबरदस्त लगातार अकबर से क्या लिया मित्रों, लोहा लिया ना। हूँ लड़ो घणो हूँ सहयोग घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ न राखी रण में बेहरियारो खून बहावन ने। अरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सोया मरियो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। यानी इस प्रकार यानी रोटी के लिए राजकुंवर बिलखते मित्रों। बड़े ही एक जबरदस्त और प्रेरणादायक ये कहानी है अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मित्रों। तो आप लोग इसके जन्म दिवस की एक बार मैं पुनः आप सब लोगों को कोटि कोटि बधाइयां देना चाहता हूं साथियों। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम लोग सब उनके पद चिन्हों पर चले, कम से कम पूरा पद चिन्हों पर नहीं चल पाते हैं तो हम उनका अनुकरण तो कर ही सकते हैं। तो मित्रों, आज की यानी मैं इसी शुभकामना के साथ आज की हम कक्षा को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आज की अपनी कक्षा है हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम लोग पहुंच गए हैं क्रिया, और क्रिया के अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, है ना। 2-3 दिनों से हम क्रिया नामक अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कुछ क्रिया हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया पढ़ रहे थे, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया पढ़ रहे थे। और उसमें अब हमारे पास क्या है, 2 क्रिया हमारे पास बची हुई है। एक तो अपनी 7 नंबर क्रिया, है ना। नंबर वैसे इनका कोई नहीं, लेकिन हमें याद करना है। 2 बच गई, एक तो हमारे पास बच गई, है ना, सहजातीय क्रिया, और एक हमारे पास है संयुक्त क्रिया। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं सहजातीय क्रिया क्या होती है। सहजातीय क्रिया साथियों, सबसे पहले तो हमें इस नाम पर ही विचार करना है और यहीं से सब कुछ हमारा हो जाएगा। मतलब सहजातीय क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो एक ही जाति की हो। अब मामला गड़बड़ हो गया भाई, अब मामला क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ। अब हमें ये तो नहीं पता कि क्रिया की भला कोई जाति होती है क्या, और वो एक जाति कैसे हो सकती है। बात करते हैं हम कैसे होती है। मित्रों, सहजातीय का सामान्य अर्थ क्या है, मैं आप लोगों को इसको समझाने से पहले एक चीज समझाता हूँ। हम वाक्य का क्रम, है ना, वाक्य में हम शब्दों को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं हम जानते हैं। हम एक तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कर्म, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्रिया। ठीक है,
अन्य शब्द जो सहायक क्रिया के रूप में आते हैं तो वो हो जाता है अदर, है ना। तो देखो अंग्रेजी में भी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब और फिर वो जो आप लिखते रहते हो, ठीक है। तो कर्ता, कर्म व क्रिया। तो मित्रों यानी ये कर्म है हमारे पास, कहने का मतलब ये वाक्य के अंदर, है ना, इस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं शब्दों को। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और क्रिया। ध्यान दें, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बता देता हूँ सबसे पहले ही, कि कर्ता व क्रिया की अगर अपन बात करेंगे तो ये कर्ता व क्रिया क्या होता है, या तो होता है संज्ञा या होता है सर्वनाम। ध्यान दे भाई, या तो होता है संज्ञा या सर्वनाम। कर्ता या कर्म या तो होता है संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। कर्ता या कर्म दोनों क्या होते हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम। जैसे राम आम खाता है, देखो मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ समझाऊंगा, ज्यादा नहीं। राम आम खाता है, अब देखो अगर इस शब्द में हम देख रहे हैं राम, हमें पता है राम नाम है, इसका मतलब संज्ञा है, ठीक है। अब आम यहाँ पर क्या है, कर्म है। आम यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो कर्म आम भी क्या है, किसी का क्या हो गया भाई, नाम हो गया ना। तो ये भी क्या है, संज्ञा। तो ये संज्ञा भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, संज्ञा भी हो सकती है। यानी कर्म संज्ञा हो सकती नहीं, होता है। कर्म या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है, कर्ता या संज्ञा होता है या सर्वनाम। जैसे वह गांव गया, है ना, वह गांव गया, वह गांव गया। तो मैंने यहाँ पर वह लिख दिया और यहाँ पर गांव लिख दिया। तो अब आप देख सकते हो ये वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम। तो कर्ता या तो सर्वनाम होता है या कर्ता क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। ये बात हो गई ठीक। लेकिन ये जो क्रिया है, सदैव क्रिया किससे बनी होती है, धातु से बनी होती है, ये बात तो ठीक है। अब मैं आपको जो बताना यहाँ चाहता हूं, यानी मूल तथ्य ये है कि जब यानी कि क्रिया किससे बनती है, धातु से। मामला ठीक है, धातु से बनेगी, अच्छी बात है। लेकिन कर्ता व कर्म किससे बना होता है, संज्ञा या सर्वनाम से। लेकिन जब क्या होता है कि ये जो कर्म है, ध्यान देना भाई, ये जो कर्म है ये भी किससे बनना शुरू हो जाए, धातु से। ये कर्म भी किससे बन जाए, धातु से बन जाए, तब मान लेना अपनी जो क्रिया है वो कौन सी है, सहजातीय क्रिया। मतलब धातु और, ध्यान से सुन लेना भाई, धातु और कर्म, धातु और कर्म दोनों की क्या होगी, एक ही जाति होगी। धातु और कर्म दोनों की क्या होगी, एक ही जाति। अब ये एक जाति कैसे होती है, अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। इन दोनों उदाहरणों का यहाँ पर सिर्फ कोई, है ना, इस क्रिया से संबंधित कोई प्रसंग नहीं है। ये जो दोनों मैंने उदाहरण लिखाए हैं, इस क्रिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने यहाँ समझाया कि कर्ता या कर्म भी, है ना, ये संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और क्रिया धातु से, ठीक है। अब देखो सहजातीय क्रिया का मतलब, अगर मैं इस चीज को परिभाषित करके लिखूं, मैं इस चीज को परिभाषित करके लिखूं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं और आप भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। वाक्य में जब कर्म एवं क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो, एक ही धातु से निर्मित हो, तो वहां पर क्या होता है, अपनी क्रिया कौन सी, सहजातीय क्रिया। कहने का मेरा तात्पर्य अभी आप नहीं समझे हो, लेकिन अब समझोगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, यानी अपन एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने एक शब्द लिख दिया, अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। अभी मैं एक वाक्य और आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको 2-3 वाक्यों में समझने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। इसी प्रकार मैंने लिख दिया, सीता ने खाना खाया, सीता ने खाना खाया, ठीक है। एक वाक्य और लिख देता हूं, उसने
चढ़ाई चढ़ी, उसने चढ़ाई चढ़ी। ठीक है, अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, सीता ने खाना खाया और उसने चढ़ाई चढ़ी। अब आप लोग यहाँ पर एक महीन सा है ना, कुछ ऐसा आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी, बड़ी ही बारीक सी बात है और समझने लायक है कि जैसे मैंने लिख दिया अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी है, तो यहाँ पर मित्रों देखो लड़ाइयां शब्द है ना, यहाँ कर्म है और लड़ाइयों के आगे लड़ी क्रिया है और इधर लड़ाइयां भी क्या क्रिया है, मतलब दोनों ही लड़ धातु से बनी हुई है। और जब इस धातु से कोई भी क्रिया बनती है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, दोनों है ना, क्रिया व कर्म दोनों एक ही धातु के बने होते हैं। तब हम किस क्रिया को मान लेते हैं, अपनी जो क्रिया है, वो जो क्रिया मैंने आप लोगों को सामने लिख दी है, सहजातीय क्रिया। अब इससे संबंधित मैं और तथ्य भी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर आप लोग और भी है ना, खूब सारे उदाहरण हैं, आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने एक उदाहरण और ले लिया, शकुनी ने चाल चली, शकुनी ने चाल चली, शकुनी ने चाल चली। ठीक है, हाँ, और उसने बोली है ना, देखो बहुत सारी बात होती है, बहुत सारी बातें अगर अपन लोग है ना इस मतलब अपनी बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, सीता ने गाना है ना, सीता ने खाना खाया। अगर हम इसी प्रकार और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इधर लिख दिया, हरि ने गाना गाया, हरि ने गाना गाया। अब मित्रों आपको ज्यादा कुछ भी गौर नहीं करना है, ध्यान देनी है। अशोक इस वाक्य में करता है ना, लड़ाइयां, यहाँ पर कर्म है तो लड़ाइयां और लड़ी दोनों समान है, लड़ और लड़। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, समान है, मतलब कर्म है। ये लो कर्म और क्रिया दोनों किस धातु से बनी है, एक ही धातु से बनी हुई है, इसलिए इस प्रकार की क्रिया क्या होगी, सहजातीय क्रिया। क्या होगी, सहजातीय क्रिया। इसी प्रकार सीता ने खाना, देखो खाना और खाया दोनों एक ही है। खाया को भी हम खाना बोलते हैं ना, कि क्रिया यहाँ कौन सी हो रही है, खाना, क्योंकि हमें पता है कि हम है ना इसकी क्रिया बनाते हैं तो मूल धातु खा है, मूल धातु क्या, खा, उसके ना जोड़ते हैं, खाना बन जाता है। और ये देखो खा, ठीक है, तो खा और खा मतलब मूल धातु दोनों एक ही धातु से शब्द बने हुए हैं। तो अब यहाँ ये जो शब्द है न तो संज्ञा है और न ही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, इस वजह से अब हालांकि ये कर्म है, हालांकि ये क्या है, कर्म है, फिर भी यह कर्म बना किससे है, धातु से बना है, तो ये दोनों एक ही धातु से बने तो सहजातीय कहलाएंगे। इसी प्रकार हरि ने गाना गाया, देखो गाना और गाना बात एक ही है, गाया को हम गाया, क्रिया कौन सी है, गाने की हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार उसने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, ठीक है, चढ़ना और ये चढ़ी, ठीक है, बात तो एक ही क्रिया से बने, चढ़। और इसी प्रकार शकुनी ने चाल चली, चाल चली, ठीक है, पाठ पढ़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार की अगर आप लोगों के सामने कोई अगर कोई क्रिया के उदाहरण आ जाते हैं तो अपनी क्रिया होगी सहजातीय क्रिया। बात समझने वाली सबसे बड़ी तो ये थी, अगर आपने समझी है तो मैंने कहा कर्ता व कर्म दोनों किससे बने होते हैं, कर्ता व कर्म क्या होते हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, और क्रिया तो मैंने आपको बता दिया धातु। लेकिन कई बार ये जो कर्म है न तो सर्वनाम होता न संज्ञा होता, तो ये कर्म क्या होता है, धातु से बना होता है, तो तब है ना सामने भी अगली धातु भी वही आती है, तो सहजातीय क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक और महत्वपूर्ण बिंदु सहजातीय क्रिया का। अब अपना आखिरी भेद इसका है, उसको भी लेते हैं। ये लो, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपना अंतिम जो भेद ले रहे हैं, और भेद नंबर अपना 8वां है, और 8वां अपन करेंगे सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया की अपन बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कोई ज्यादा वैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्यों कि बहुत सरल है। वैसे तो इनको अन्य क्रियाओं के भेदों में भी स्वीकार किया जाता है कि क्रिया के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं अन्य, है ना, उसमें एक तो संयुक्त क्रिया होती है, और एक अगर अपन बात करें तो एक तो सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ इसको अलग से मान लिया गया है सहज सहायक क्रिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इतनी सी बात होगी, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य यानी अपन बात कर रहे हैं मुख्य क्रिया के
मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, हमें बिल्कुल याद हो रहा है, सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखो ये क्रिया होती कौन सी है और इनकी उपयोगिता क्या है, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, अपन कोई भी है ना वाक्य बोलेंगे उसमें सहायक क्रिया जरूर होगी, लेकिन कुछ एक वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं होती, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। और अक्सर सहायक क्रिया का प्रयोग है ना, प्रयोग क्यों औचित्य क्या है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे अपन लोग कोई उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण से हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कोई वाक्य ले लिया, कोई भी ले लिया, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर सहायक क्रिया किसको माना गया ये गौर कर ले, है ना, कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य की मुख्य क्रिया पढ़ना, मुख्य क्रिया कौन सी है? पढ़ना, तो पढ़ है। अब जो आगे की बात बताई जा रही है, एक तो जो ये है आया है तो ये होना क्रिया का संकेत दे रहा है। ठीक है, होना क्रिया का संकेत दे रहा है। ये ता है, ती है, ते है, ये भी सहायक क्रिया के ही चिन्ह होते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है किसका? काल का। ठीक है, तो इसका महत्व भी है। जैसे मैं एक अलग उदाहरण देता हूं, रमेश गांव जा रहा होगा, इस चीज को भी आप समझे। अब इसको भी आप थोड़ा सा समझना होगा कि रमेश गांव जा रहा होगा। ठीक है, तो रमेश गांव जा रहा है, मतलब इस वाक्य में क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सी है? जाना की है ना, जाना। रमेश गांव जा रहा है तो जाना क्रिया होगी, मुख्य क्रिया है, ये आपकी क्या होगी? मुख्य क्रिया। ठीक है, और इस मुख्य क्रिया की तो आपने बात कर ली, लेकिन हमें जो क्रिया चाहिए वो कौन सी चाहिए? सहायक क्रिया। तो रहा और होगा दोनों क्रिया एक वाक्य में, गौर करके सुन ले, एक वाक्य में मुख्य क्रिया तो एक ही मानी जाती है। हालांकि जब वाक्य संयुक्त होकर के आते हैं तो दो भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य क्रिया सामान्यतः एक ही होती है, लेकिन सहायक क्रिया कितनी भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रहा है ये भी सहायक क्रिया है, और होगा है ना, ये भी क्या है? सहायक क्रिया है। ये दोनों कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। तो इस बात को आप, मुझे लगता है, भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर हमने बात कर दी है। इसी प्रकार और भी ले सकते हो। सीता पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। इसी प्रकार रमेश ने, ऐसे लिख दो, रमेश खाना खा चुका है। ठीक है, अब देखो इसमें सीता पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ना मुख्य क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया। अंग्रेजी में आप इसे मेन वर्ब कहते हो। क्या कहते हो? मेन वर्ब। और रहा है ना, ये देखो, रही है, रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है, ये कई चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सहायक। रहा और होना भी है तो सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं यहाँ और बता देता हूँ, रमेश खाना खा चुका, इसमें भी आप पहले चेक कर लो। रमेश खाना, ठीक है, कर्म है, और ये खा यहाँ पर क्या है? क्रिया। और कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया। प्रश्न आ सकता है इनमें से कौन सी मुख्य क्रिया, कौन सी सहायक है, तो आप पहचान कर लोगे। और चुका है, ये हमें पता है, ये इसकी क्या है? सहायक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सहायक। चुकना और होना दोनों भी कौन सी है? सहायक क्रिया है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब देखो, कई बार वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया,
ये मैंने लिख दिया राम पढ़ेगा। अब इस वाक्य में अलग से कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। राम पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, वह जाएगा, तो सिर्फ एक जाने जाने की क्रिया हो रही है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के वाक्य भी अगर अपन बात करें तो वहां सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, राम पढ़ेगा, ठीक है। अब आप एगा, एगी, एगे को सहायक क्रिया मत बना लेना, क्योंकि ये तो अपने क्या होते हैं, ये तो अपने होते हैं। आगे अपन बात करेंगे कृदंत प्रत्यय की, तो वहां पर इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सहायक क्रिया भी आपकी है ना, पूरी भी मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अगर ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं होती तो वाक्य अधूरा सा लगता है और अर्थ भी नहीं निकलता, ठीक है। तो अब मित्रों, यानी क्रिया के हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और अब मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्रिया का तीसरा, अगर अपन बात करें भाग की, यानी क्रिया का तीसरा जो आधार होता है वो कौन सा होता है, तो उसकी तो केवल हमें बात ही करनी है, वो तो आप जानते हो। और उसको समझने के लिए यानी 3 नंबर अगर मैं क्रिया के प्रकारों की बात करूं तो वो हो जाएगा काल के आधार पर क्रिया। काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर क्रिया के भेद, और काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं कितने, 3। हमें अच्छी तरह से पता है कि जब काल के आधार पर होंगे, है ना, अंग्रेजी में आप टेंस कहते हो, तो इसके आधार पर होंगे तो वो तो 3 होते हैं, है ना। काल कितने होते हैं, 3, तो उसी के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3। तो 3 कौन कौन से, एक आप लोग लिख सकते हो सबसे पहले, यानी ये लो भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, भूतकालिक क्रिया। और दूसरी क्रिया की बात करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी वर्तमान कालीन क्रिया, है ना, वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, वर्तमान कालिक क्रिया, ठीक है। और तीसरी क्रिया अपनी हो जाएगी भविष्यकालीन क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, ठीक है। अब साथियों, यहाँ अपन जो जिस चीज की बात करेंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वास्तव में इनके बारे में जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा भी पता है कि अभी हम में से यानी आप में से कोई ऐसे हो सकते हैं कि हम पूरी तरह से इन क्रिया को नहीं जानते, है ना। अपन सीधा सीधा जानते, बस मोटा मोटा रूप जानते हैं कि ठीक है भूतकालीन है, जो भूतकाल में होता है, वर्तमान में होता है वो वर्तमान है, और भविष्य में होता है वो भविष्य है, ठीक है। ये काल हमने मतलब बचपन से ही पढ़ा है। लेकिन ध्यान दे, अब यहाँ काल के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, तो अभी मैं आप लोगों को इस क्रिया के आगे वाले भेद नहीं पढ़ा पाऊंगा। कारण ये है कि जब आप लोगों को काल ही नहीं पता है ना, काल ही नहीं पता है, तो अब ये इस चीज, है ना, हमें इस चीज का विस्तार करने का क्या फायदा है। तो साथियों, पहले हम लोग, है ना, जब भी आगे बारी आएगी काल की, काल पढ़ेंगे, वहां मैं इनको एक बार आपको और बता दूंगा। लेकिन सामान्य जानकारी तो आप इसकी ले ही लो, वो तो काम आएगी। अगर भूतकालीन क्रिया की बात करेंगे तो साथियों इसमें आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात है। भूतकाल में घटित क्रिया, भूतकाल में घटित क्रिया क्या कहलाती है, भूतकालीन क्रिया। कोई एक उदाहरण ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भूतकाल में हो गया है। राम ने पुस्तक पढ़ ली, ठीक है। राम ने पुस्तक पढ़ ली, मतलब पुस्तक पढ़ी जा चुकी है ना। अब अगर इसको और भी कई पढ़ ली थी, हेलो, है ना, मतलब ऐसे भी अपन लोग कर सकते हैं। ये पूरा बना दिया, राम ने पुस्तक पढ़ ली थी, वह चला गया, है ना, वह चला गया, या वह, है ना, राम सो चुका है, राम सो चुका है। अब देखो अपन बात करेंगे इसी से संबंधित, यानी ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी कुछ संशय वाली बातें होती है, वो हम तब समझ पाएंगे जब हमें काल की पूर्ण जानकारी होती है। यहाँ काल के भी अलग अलग भेद है,
तो वर्तमान काल की बात करेंगे तो वर्तमान में घटित क्रिया, वर्तमान में घटित क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी उसी प्रकार लिख देते हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है ना। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, रमेश गांव जा रहा है, ठीक है। रमेश गांव जा रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो नाच रहा है, ठीक है, जो भी है। और भविष्य काल की बात करोगे तो भविष्यत काल में घटित क्रिया, काल में घटित क्रिया को क्या कहते हैं? घटित क्रिया को ही कहते हैं भविष्यकालीन क्रिया। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद ये रखना है कि यहाँ तो हमने वर्तमान काल में घटित क्रिया को ले लिया, तो अब भविष्य में आगे क्या होगा, है ना। तो उसी प्रकार इसी वाक्य को ले लो, राम, है ना, पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। यानी अभी न तो पढ़ रहा है तो राम क्या करेगा? पुस्तक पढ़ेगा। इसी प्रकार अगर अपन बात करें किसकी, यानी इसी से संबंधित जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण तथ्य की कि राम पुस्तक पढ़ेगा, अगर इसको और ले ले, राम गांव जाएगा, ठीक है। इसी से संबंधित खूब सारे वाक्य बन जाएंगे, है ना। सीता खाना पकाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब वाक्य आपका किस काल में हो गया? यानी भविष्य कालीन क्रिया में हो गया। तो यहाँ मैंने आपको केवल सामान्य रूप में समझा दिया है ना। सुरेश क्रिकेट खेलेगा, ये लो, ठीक है ना। सुरेश क्रिकेट खेलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है साथियों, ये काल है, काल के आधार पर क्रिया के कितने पहलू है? 3 याद रख लेना। जितने काल है तो भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रिया। और ये मैंने बता दिया भूतकाल में घटित, सामान्य है ये बात, ज्यादा आप लोगों को बताने से मतलब वैसे आप लोगों को याद है। और वर्तमान काल में घटित, भविष्यकालीन और भविष्य काल में घटित, ठीक है। और राम ने पुस्तक पढ़ ली थी, है ना। वह गांव चला गया, मतलब वो गया तो गया, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री जी उस समय आए थे, ठीक है। वो चले गए तो वो गए। तो कहने का तात्पर्य ये जो है ना काल है ये चला गया। इसमें से कोई और भी कोई भी वाक्य आप और है ना जोड़ सकते हो। सीता ने खाना पका लिया, सीता ने खाना पका लिया यानी पहले ही पका लिया, ठीक है। तो ये बातें हैं खूब सारी, वो भूतकाल में हो जाएगी, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। तो कहने का तात्पर्य क्रिया का अध्याय पूरा साथियों। अब मैं एक और क्रिया का अध्याय लेकर आऊंगा आपके सामने। उसमें आपको केवल सारे प्रश्न मिलेंगे और मैं उन प्रश्नों को आप लोगों को समझाऊंगा और उस प्रश्नों से आप है ना आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है इतने दिनों में। 4-5 दिनों से आप पढ़ रहे हो क्रिया को। अगर आप उन प्रश्नों को लगभग उत्तर है ना एक तरीके से आ जाएगा तो मान लेना आपकी क्रिया पूरी तरह से याद होगी। कोई भी किसी भी पेपर में क्रिया का प्रश्न गलत नहीं होगा। और साथियों उस प्रश्नों के बारे में अगर वो प्रश्न बताऊंगा तो एक साथ सारी क्रिया वापिस भी क्या हो जाएगी, आपकी रिवाइज हो जाएगी। और आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम दूंगा मित्रों। एक बार पुनः वीर स्वामी महाराणा प्रताप के जन्म दिवस की जयंती की सभी को एक बार और कोटि कोटि बधाइयाँ, सभी को मेरा प्रणाम। और मित्रों आज की मैं कक्षा को यहीं संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।